नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में चर्चा की थी, हमने राज्य सरकार का पहला पार्ट हमने उसमें विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आज अपन उसी से आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक राज्य सरकार की। तो देखिए दोस्तों, राज्य जो शब्द है, राज्य सरकार में राज्य जो शब्द है, यह शब्द संविधान के अनुच्छेद 152 में दिया गया। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 152 में इसके बारे में बताया गया कि राज्य के में क्या क्या होता है। ठीक है। दूसरा देखिए, राज्य, ये तो पहली बात होगी कि राज्य शब्द यानी राज्य शब्द की परिभाषा अनुच्छेद 152 के अंतर्गत बताई गई है। उसमें बताया गया कि क्या क्या राज्य के अंग होते हैं, क्या क्या होता है राज्य में। ठीक है। दूसरा, राज्य सरकार के, देखो आपको पता है सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला है इसमें कौन सी, एक मिनट दोस्तों, पहला है क्या? कार्यपालिका। क्या है? पहला है कार्यपालिका। ठीक है, पहला है कार्यपालिका। दूसरा है व्यवस्थापिका। दूसरा है व्यवस्थापिका। और तीसरा है अपना क्या? न्यायपालिका। तीसरा क्या है? न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सरकार के 3 अंग होते हैं। तो 152 तक, अनुच्छेद 152 तो कहां पे आ गया? राज्य के बारे में परिभाषा बताएगी। कार्यपालिका, कार्यपालिका में देखिए क्या आता है। कार्यपालिका यहां से आगे 153 से लेके 167 तक, यानी अनुच्छेद 153 से लेके 167 तक कार्यपालिका के बारे में बताया गया। और कार्यपालिका में क्या क्या होता है? कार्यपालिका में राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, व महाधिवक्ता। ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं? ये सब कार्यपालिका के अंतर्गत है, अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 167 तक। अब देखिए व्यवस्थापिका, तो व्यवस्थापिका इससे आगे 168 से लेकर अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक जो है व्यवस्थापिका के बारे में बताया गया हमारे संविधान में। ठीक है। और व्यवस्थापिका में क्या आता है? व्यवस्थापिका में आता है विधानमंडल। क्या आता है? विधानमंडल। ठीक है। और विधानमंडल में क्या आता है? विधानमंडल में 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? एक तो विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। दूसरा क्या? विधान परिषद। ठीक है दोस्तों, देखिए ये 2 सदन होते हैं। व्यवस्थापिका यानी व्यवस्थापिका 168 से लेके 212 तक। उसके बाद में न्यायपालिका अनुच्छेद 214 से लेके 237 तक आती है। वैसे देखिए 233 तक तो आता है हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय, और उसके बाद में जिला न्यायालय, ठीक है, ये आता है 233 से लेके 237 तक। ठीक है, ये 232 तक, यहाँ से 232 तक। ठीक है, ये 233 से आ गया। तो इसमें उच्च न्यायालय यानी जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय, जो मैंने बता दिया हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। किसमें? न्यायपालिका में। तो देखिए मोटा मोटा याद रखिएगा कि राज्य शब्द है, इसकी परिभाषा किसमें दी गई है भाई? अनुच्छेद 152 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। 153 से लेके 167 तक क्या? कार्यपालिका में क्या आता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर, महाधिवक्ता, ये राज्य का यानी ये मान लो राज्य सरकार का वकील होता है। व्यवस्थापिका 168 से लेके 212 तक, इसमें विधानमंडल आता है, विधानसभा और विधान परिषद। इसके बाद में उच्च न्यायालय, न्यायपालिका आते हैं। न्यायपालिका में क्या आते हैं? उच्च न्यायालय 214 से लेके 232 तक, और जिला न्यायालय 233 से 237 तक। ठीक है दोस्तों, तो ये सब तो थे सरकार की प्रारंभिक बातें। ठीक है, अब अपन व्यवस्थापिका के बारे में चर्चा कर रहे थे, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। लेकिन आज हम इनके बारे में और अध्ययन करेंगे। क्या? कि विधान परिषद और विधानसभा की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों के बारे में विस्तृत रूप से अपन को याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन इनकी शक्तियों में से भी आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, आगे अपन क्या लेते हैं? आगे लेते हैं भाई विधानसभा व विधान परिषद की शक्तियां। क्या टॉपिक है अपना आज का? विधानसभा
विधानसभा व विधान परिषद परिषद की शक्तियां। ठीक है दोस्तों, विधानसभा व विधान परिषद की शक्तियां। तो देखिए अब स्टार्टिंग में अपन लेते हैं क्या, विधानसभा की शक्तियां। ठीक है, विधानसभा की शक्तियां। ठीक है, अपन विधानसभा की शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, विधानसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है और विधान परिषद को उच्च सदन भी कहा जाता है। अब देखिए इसकी शक्तियां लेते हैं तो सबसे पहली शक्ति है अपनी विधानसभा की क्या, विधायी शक्ति। कौन सी शक्ति, विधायी शक्ति। अब देखिए विधायी शक्ति में क्या आता है, विधायी शक्ति में देखिए विधानसभा कानून निर्माण के जो भी कार्य होते हैं वो विधानसभा द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, यानी उन सभी कानूनों का निर्माण जो किसमें वर्णित है, पहला राज्य सूची। कौन सी सूची में, राज्य सूची। और दूसरी समवर्ती सूची, यानी वे सभी कार्य जो राज्य सूची और समवर्ती सूची में वर्णित है उन सब पर, यानी इन दोनों पर कानून निर्माण का अधिकार, कानून निर्माण का अधिकार किसके पास है भाई, विधानसभा के पास। किसके पास है, विधानसभा के पास। देखिए आपको पता होगा कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीन सूचियां होती है और तीनों सूचियों पे संघ सरकार सर्वोपरि होती है। जो हम केंद्र सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे तो बताऊंगा, तीनों सूचियों पे कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसके पास है, केंद्र सरकार के पास। लेकिन राज्य सूची और समवर्ती सूची पे कानून राज्य सरकार भी बना सकती है और जब कभी ऐसी जरूरत हो तभी केंद्र सरकार बना सकती है, नहीं तो इन दोनों सूचियों में जो भी विषय आते हैं उन सभी विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार किसके अंतर्गत है, विधायी शक्ति के अंतर्गत। तो ये हो गया। एक दूसरा क्या आता है इसके अंतर्गत, दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि अगर कोई साधारण विधेयक, ठीक है, अगर कोई साधारण विधेयक, अगर साधारण विधेयक है, देखिए साधारण विधेयक है तो साधारण विधेयक में लास्ट की जो शक्ति होती है, अंतिम शक्ति जो होती है वो इसी के पास होती है। किसके पास, साधारण विधेयक के संबंध में भी अंतिम शक्ति जो होती है वह विधानसभा के पास ही होती है, न कि विधान परिषद के पास। देखिए दो तरह के विधेयक होते हैं, एक होता है धन विधेयक, एक होता है साधारण विधेयक। तो धन संबंधित विधेयक जो यानी वित्त के संबंधित जो विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, वह हमेशा किस में प्रस्तुत किया जाता है, विधानसभा में। सबसे पहले किसमें, विधानसभा में, उसके बाद में विधान परिषद में। और जो साधारण विधेयक होता है वह दोनों सदन में, चाहे तो विधान परिषद में कर दो चाहे विधानसभा में कर दो, लेकिन उसमें भी जो अंतिम शक्ति है वो किसको प्राप्त है, विधानसभा को ही प्राप्त है। तो एक तो होगी विधायी शक्ति, दूसरी लेते हैं अपन, आई थिंक आपको आराम से समझ में होगी, देख लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। विधायी शक्ति के बाद में है क्या, वित्तीय शक्ति। विधायी शक्ति के बाद में क्या, वित्तीय शक्ति। देखिए दोस्तों, अब देखिए वित्तीय शक्ति में क्या होता है, वित्त का मतलब होता है धन। वित्त का मतलब किसे लेते हैं, धन। तो राज्य यानी जो विधानसभा है, राज्य के समस्त धन पे विधानसभा का नियंत्रण होता है। क्या, कि राज्य के समस्त धन पर विधानसभा का नियंत्रण होता है। विधानसभा का नियंत्रण किसका होता है भाई, देखिए राज्य के समस्त धन पर, किस पर, धन पर नियंत्रण विधानसभा का होता है। ये एक तो मुख्य बात है। देखिए राज्य का जो आय व्यय का विवरण होता है, क्या, आय और व्यय का विवरण होता है, आय व्यय का विवरण होता है, यानी अपन कह सकते हैं कि जो बजट होता है, ठीक है, जो बजट होता है सरकार का, उस पर विधानसभा अगर उस पर स्वीकृति देती है उसके बाद ही जो शासन या सरकार है उसमें से पैसा व्यय कर सकता है, अन्यथा नहीं। यानी आय व्यय के विवरण बजट पे स्वीकृति कौन देती है भाई, स्वीकृति कौन देती है, विधानसभा देती है। यानी बिना विधानसभा के स्वीकृति के बजट में से एक पैसा भी नहीं खर्च कर सकते। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए धन विधेयक, मैंने अभी बताया दो विधेयक होते हैं, धन विधेयक जो होता है यह सबसे पहले, याद रखना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या,
धन विधेयक जो होता है यह सबसे पहले किसमें प्रस्तुत किया जाता है? सबसे पहले विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। किसमें? विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जो धन विधेयक होता है यह सबसे पहले विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, न कि विधान परिषद में। अब देखिए इसके अतिरिक्त एक इंपॉर्टेंट बात और बताओ, ध्यान रखिएगा। देखिए एक विधेयक होता है विनियोग विधेयक। क्या नाम है? विनियोग विधेयक। ठीक है, विनियोग विधेयक जो होता है, विनियोग विधेयक जब विधानसभा में से पारित हो जाता है उसके बाद ही राज्य सरकार जो है संचित निधि में से राशि निकाल सकती है। क्या? विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद में ही, विनियोग विधेयक के पारित होने के पश्चात ही या होने के बाद ही विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही सरकार जो है संचित निधि, देखिए राज्य की एक संचित निधि होती है, संचित निधि। ठीक है, इस संचित निधि में से, यानी ये अनुच्छेद 267(1) के तहत ये निधि होती है। कौन सी? संचित निधि। तो राज्य सरकार विनियोग विधेयक के पारित होने की, विधानसभा में विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही संचित निधि में से राशि प्राप्त कर सकती है, राशि निकाल सकती है। तो ये भी कौन सी शक्ति है? ये भी विधानसभा की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आता है। पहला क्या? धन पे समस्त, यानी राज्य के समस्त धन पर विधानसभा का नियंत्रण होता है। दूसरी चीज आय व्यय का विवरण होता है, यानी जो बजट होता है विधानसभा में स्वीकृत होने के बाद ही सरकार इसमें से पैसा खर्च कर सकती है, अन्यथा नहीं। तीसरी चीज धन विधेयक जो सबसे पहले किसमें प्रस्तुत किया जाता है? विधानसभा में, उसके बाद में ही किसमें? विधान परिषद में। विनियोग विधेयक, ये महत्वपूर्ण बात है कि विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही सरकार जो है संचित निधि में से, यानी अनुसंचित निधि 267(1) के तहत अपनी राशि निकाल सकती है, यानी संचित निधि में से राशि खर्च कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो ये तीन कार्य, दो कार्य होगी। अब देखिए इसको मिटा देता हूँ, ध्यान रखिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, चाहो तो आगे देखिए दोस्तों। अब देखिए तीसरा कार्य क्या है? प्रशासनिक कार्य। तीसरा कार्य क्या है? दो कार्य हो गए, एक तो विधायी कार्य, वित्तीय कार्य, और तीसरा क्या है? प्रशासनिक कार्य। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रशासनिक कार्य में क्या आता है। देखिए दोस्तों, मंत्रिमंडल कह दो या मंत्रिपरिषद कह दो, एक ही बात है। तो मंत्रिमंडल, जो राज्य की मंत्रिमंडल होती है, यानी राज्य का जो मंत्रिमंडल होता है, राज्य का जो मंत्रिमंडल होता है उस पे विधानसभा क्या कर सकती है? उस पे विधानसभा नियंत्रण रखती है। विधानसभा क्या रखती है? नियंत्रण रखती है भाई, नियंत्रण रखती है। कौन सा कार्य है ये? प्रशासनिक कार्य, यानी राज्य के मंत्रिमंडल पर विधानसभा जो है नियंत्रण रखती है। अब आप बोलोगे कैसे नियंत्रण रखती है? देखिए प्रश्नों के द्वारा। कैसे प्रश्नों के द्वारा? मान लीजिए कोई मंत्री है, उसका संबंधित विभाग है, तो उस विभाग पर विधानसभा के सदस्य उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं, और अगर प्रश्नों का जवाब नहीं देता या गलत जवाब देता तो उस पर प्रश्नों द्वारा या वाद विवाद द्वारा नियंत्रण रख सकती है, वाद विवाद करके। ठीक है, या फिर क्या कर सकती है? या विधानसभा के सदस्य उस पे निंदा प्रस्ताव, कौन से प्रस्ताव? निंदा प्रस्ताव। ठीक है, निंदा प्रस्ताव, आलोचना प्रस्ताव, यानी उनके कामों की निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, आलोचना प्रस्ताव, या निंदा प्रस्ताव, आलोचना प्रस्ताव, या क्या बोलते हैं? अविश्वास प्रस्ताव। ये इंपॉर्टेंट, क्या? अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकती है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो देखते हैं अपन। निंदा, अब देखिए यानी प्रश्नों के द्वारा वाद विवाद हुआ, निंदा प्रस्ताव कि उनके काम की निंदा करके, आलोचना प्रस्ताव, या एक और प्रस्ताव आता है कई बार काम रोको प्रस्ताव। क्या? काम रोको प्रस्ताव। काम रोको प्रस्ताव द्वारा क्या कर सकती है वो? इस पे
नियंत्रण रख सकती है, यानी किस पे नियंत्रण रख सकती है? मंत्रिमंडल पर। ये इंपॉर्टेंट क्यों? अविश्वास प्रस्ताव। देखिए ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये केवल विधानसभा ही पास कर सकती है। ये अधिकार किसके पास है? केवल विधानसभा। विधान परिषद में आप अविश्वास प्रस्ताव सोचो कि अविश्वास प्रस्ताव जो है विधान परिषद में पास करा दे, तो ऐसा नहीं होता कि विधानसभा जो होती है वह मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का अगर प्रस्ताव पास कर देती है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। भाई क्या? संपूर्ण, यहां पे लिख लो, याद रखना, संपूर्ण मंत्रिमंडल को क्या करना पड़ता है? त्यागपत्र देना पड़ता है। त्यागपत्र यानी त्यागपत्र देना पड़ता है। देखिए इसका मतलब समझे आप? क्या बोला मैंने कि अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है विधानसभा में तो संपूर्ण मंत्रिमंडल जो है वह क्या हो जाती है? पदच्युत भी कह सकते हैं इसको, पदच्युत हो जाती है। पदच्युत का मतलब पद से हट जाती है। यानी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास होने पे संपूर्ण मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। और अविश्वास जो प्रस्ताव है, यानी ये अविश्वास जो प्रस्ताव है ये किस में पास हो सकता है? विधानसभा में, विधान परिषद में नहीं। तो ये क्या थी? प्रशासनिक थी। वापस बोलो, देखिए राज्य का जो मंत्रिमंडल होता है उस पर विधानसभा का पूर्ण नियंत्रण होता है। नियंत्रण कैसे हो सकता है? प्रश्नों द्वारा, वाद विवाद करके, निंदा प्रस्ताव द्वारा, आलोचना प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव द्वारा, या ये तो क्या कर सकती है? इस पर नियंत्रण कर सकती है। और या विधानसभा जब मंत्रिमंडल से सहमत नहीं हो तो पूरे विधानसभा के जो सदस्य हैं वो अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे तो क्या हो जाता है? संपूर्ण मंत्रिमंडल को अपना पदच्युत यानी पद से हटना पड़ता है, पद का त्याग करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। ये प्रशासनिक कार्य हो गए। देखिए इसके बाद में देखिए, ठीक है, अब देखिए, अब चौथा कार्य क्या है? कानून या कानून निर्माण संबंधी, कानून निर्माण से संविधान संशोधन संबंधी। एक मिनट रुकिए, क्या? कानून निर्माण, संविधान संशोधन संबंधी। देखिए संविधान संशोधन, देखिए हमारी जो सरकार है या हमारा जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 368 के तहत ये व्यवस्था की गई है कि आप क्या कर सकते हो भाई, अगर कोई संविधान का कोई ऐसा कानून है जिसपे जो संसद है वो चाहती है कि काल या परिस्थिति के अनुसार उसमें संशोधन हो, तो उसमें संविधान संशोधन का जो एक 368 के तहत बताया गया। और जब कोई विशेष संशोधन होता है तो क्या होता है कि उसमें संसद अपने 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पास करती है, लोकसभा और राज्यसभा में। उसके बाद में उस प्रस्ताव को किसके पास? राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाता है। राज्य विधानमंडल, ठीक है, राज्य विधानमंडल। और देखिए कई प्रस्ताव ऐसे होते हैं, यानी संविधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव ऐसे होते हैं कि वो लोकसभा राज्यसभा में मंजूर होने के बाद में समस्त जो राज्य है हमारे देश में, मैं कह सकता हूँ इस वक्त 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों में से 14 राज्यों में, आधे राज्यों या आधे से अधिक राज्यों में क्या होना चाहिए? उनको समर्थन मिलना चाहिए, वहां से पास होने चाहिए उनके विधानमंडल में। तो राज्य विधानमंडल को कानून संविधान संशोधन का अधिकार नहीं है। ये क्या कर सकती है? जो केंद्र से या संसद जो कानून आया उसमें दो ही चीजें कर सकती है, या तो क्या कर सकती है? उसका अनुसमर्थन का मतलब उसको समर्थन कर सकते हैं कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, ये कानून सही है, या कर सकती है दूसरा अस्वीकृति, यानी अस्वीकृत। ये दो ही ऑप्शन है बस इसके पास, या तो अस्वीकृत कर दे या अनुसमर्थन दे दे। ठीक है, संविधान संशोधन के संबंधित। ठीक है, और अंतिम कार्य अब विधानसभा का बचता है अपना अंतिम कार्य। वो क्या है? देखिए भाई फटाफट से, निर्वाचन संबंधी, क्या? निर्वाचन संबंधी अधिकार का दो या कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य। देखिए दोस्तों, निर्वाचन संबंधी कार्य में क्या आता है कि राज्य जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, यानी विधानसभा के सदस्यों द्वारा क्या किया जाता है? एक तो राष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, दूसरा यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। दूसरा राज्य की राज्यसभा जो होती है, यानी राज्यसभा, देखिए एक मिनट, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, यानी एक तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है, सदस्य भाग लेते हैं, और दूसरा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके निर्वाचन में भी विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। तो ये समस्त कार्य किसके थे? विधायी कार्य, वित्तीय कार्य,
प्रशासनिक कार्य, कानून संशोधन और निर्वाचन समिति कार्य, ये सब किसके कार्य पढ़े हमने? विधानसभा के। ठीक है, अब देखिए, अब आगे देखते हैं अपन। अब देखिए, अब आगे पढ़ेंगे कौन से? विधानसभा के समस्त कार्य पढ़ लिए हमने। अब इसके बाद में पढ़ेंगे किसके कार्य? विधान परिषद के कार्य। किसके कार्य भाई? विधान परिषद के कार्य। देखिए दोस्तों, विधान परिषद के कार्य, देखिए विधान परिषद के कार्यों में सबसे पहला कार्य है विधान परिषद का क्या? कानून निर्माण। देखिए, कानून निर्माण, ठीक है, कानून निर्माण संबंधी कार्य, कानून निर्माण संधि शक्ति भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, देखिए अगर कोई विधेयक धन विधेयक होता है तो धन विधेयक तो सबसे पहले किसमें प्रस्तुत किया जाता है? मैंने बताया विधानसभा में। लेकिन अगर कोई विधेयक क्या है? साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक है, तो उसको आप क्या कर सकते हो? साधारण विधेयक है तो साधारण विधेयक को आप चाहो तो विधानसभा में प्रस्तुत कर दो या विधान परिषद में प्रस्तुत कर दो। ठीक है, अगर मान लो कोई विधेयक, अब देखिए इसमें संबंध में बातें जानने योग्य क्या है कि अगर मान लो कोई विधेयक विधानसभा से पारित हो जाता है, क्या? विधानसभा से तो पारित हो गया, विधानसभा से पारित होने के बाद में, ठीक है, विधानसभा में पारित होने के बाद में विधान परिषद में आता है। किस में आता है? विधान परिषद में। अब देखिए विधान परिषद जो है, यानी अब बात किसकी कर रहे हैं? विधान परिषद की। तो अब विधान परिषद क्या कर सकती है? उस विधेयक से संबंधित उस विधेयक को क्या कर सकती है? अस्वीकृत कर सकती है। साधारण विधेयक की बात करूं मैं, पहली कंडीशन क्या है? अस्वीकृत कर सकती है। दूसरी, संशोधन कर सकती है, संशोधन करके वापस किस में भेज दे? विधानसभा में। यानी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन ये संशोधन विधानसभा को क्या मंजूर नहीं होते? विधानसभा को मंजूर नहीं होते। ठीक है, विधानसभा को क्या नहीं होते? मंजूर नहीं होते। ठीक है, ये कर सकती है। या फिर क्या कर सकती है? तीसरी कंडीशन, इस विधेयक को, यानी साधारण विधेयक जो, उसको 3 महीने तक या 3 महीनों तक क्या कर सकती है? रोक के रख सकती है, रोक के रख सकती है, यानी उसको पारित नहीं करती, रोक के रख सकती है। अब देखिए 3 कंडीशन क्या कर सकती है साधारण विधेयक में। विधानसभा में पारित होने के बाद क्या कर सकती है? अगर कोई विधेयक विधान परिषद में जाता है तो या तो अस्वीकृत कर जाते हैं कि भाई ये मेरे को सही स्वीकार नहीं है, ये जो साधारण विधेयक है, या संशोधन करके विधानसभा में भेजती है, लेकिन 3 महीनों तक रोक सकती है उसको। ठीक है, तो अस्वीकृत कर सकती है या 3 महीनों तक रोक सकती है। इसके बाद में विधानसभा क्या करती है? इसके बाद विधान परिषद क्या करती है? विधानसभा में अगर भेज देती है तो विधानसभा उसको अगर वापस पारित करके, यानी यहाँ पे लिख देता हूं क्या, अगर ये विधेयक वापस पारित करके अगर विधानसभा में, यानी विधानसभा वापस पारित करके विधान परिषद में भेजती है तो विधान परिषद क्या कर सकती है? वापस से अस्वीकृत कर सकती है या संशोधन ऐसे कर सकती है जो मंजूर नहीं हो, या इस 3 महीने के स्थान पे एक और क्या कर सकती है? दोबारा। ये कंडीशन कब है? दूसरी बार, यानी जब दूसरी बार विधेयक आए, पहली बार नहीं, दूसरी बार आए तो क्या कर सकती है? चौथी कंडीशन, इस विधेयक को 1 और महीने रोक सकती है, 1 और महीने रोक सकती है। ठीक है, देखिए ये क्या कहता है? ये संविधान का अनुच्छेद, यानी संविधान का अनुच्छेद 197, ये सब बातें किसमें? अनुच्छेद 197 में है। याद रखना किसमें है? अनुच्छेद 197 में। यानी विधानसभा में अगर वो विधेयक पारित हो जाता है, विधान परिषद में जाता है साधारण विधेयक, तो उसको अस्वीकृत कर सकती है। संशोधन द्वारा विधानसभा में मंजूर नहीं होता, अगर संशोधन करती है तो विधानसभा को मंजूर नहीं है, या 3 महीनों तक क्या कर सकती है? उसको रोक सकती है, उस विधेयक को रोक सकती है। अब क्या कर सकती है? 3 महीने को रोक सकती है। अब 3 महीने बाद में विधानसभा क्या करेगी? वापस उस विधेयक को पारित करेगी, वापस इसमें भेजेगी, तो वापस क्या कर सकती है? अस्वीकृत कर सकती है, संशोधन कर सकती है जो विधानसभा को मंजूर नहीं है। या तीसरी कंडीशन क्या है? ये 1 महीने तक और रोक सकती है। यानी मोटा मोटा कह सकते हैं कि जो विधान कानून निर्माण संबंधी कोई विधेयक या जो साधारण विधेयक है, उसके समकक्ष जो इसका अधिकार है वो क्या है? देखिए यहाँ पे लिख देता हूं, यानी विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को सिर्फ 4 महीने रोक सकती है। अगर 4 महीने बाद, यानी 1 महीने रोक लिया, 4 महीने हो गए टोटल, उसके बाद में वो विधेयक क्या होता है? अपने आप पारित हुआ माना जाता है विधानसभा में, विधान परिषद में, चाहे ये अपनी संस्तुति दे या ना दे, या अस्वीकृत कर दे। दोबारा अगर विधान परिषद में जाता है तो वह पारित हुआ माना जाता है। उसको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है? यानी विधान परिषद
साधारण विधेयक को साधारण विधेयक को क्या कर सकती है? 4 महीने, क्या 4 महीने रोक सकती है। बस ये अधिकार है इसके पास, 4 महीने रोक सकती है। इसके अलावा अगर ये इसकी संतुष्टि नहीं है, यानी अगर नहीं भी चाहिए तो भी वह विधेयक क्या हो जाता है? कानून बन जाता है या पारित हुआ माना जाता है। यानी 1 महीने तक रोक सकती है। अस्वीकृत कर संशोधन विधेयक यानी संशोधन करके मंजूर नहीं करती तो भी, यानी टोटल 3 और 1 4 महीने हो गए, तो 4 महीने यानी मात्र 4 महीने, यहाँ पे 4 महीने, सिर्फ 4 महीने किसी विधेयक को रोक सकती है, ये अधिकार है। इसके बाद में नहीं, अगर 4 विधेयक महीने के बाद नहीं वो पारित नहीं करती तो कानून पारित हुआ माना जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या कर सकते, अब ये तो होगा कानून निर्माण समिति 197 में अनुच्छेद में। ठीक है भाई, अब आगे देखिए, अब देखिए ये तो कौन सा कार्य हो गया? कानून निर्माण समिति कार्य। ठीक है, दूसरा इसका कार्य क्या आता है? कार्यपालिका संबंधी कार्य। दूसरा कार्य क्या है? कार्यपालिका संबंधित कार्य। कार्यपालिका संबंधित कार्य। देखिए यह शक्ति भी कह सकते हैं, कार्यपालिका संबंधी कार्य। देखिए इसमें क्या कर सकती है? विधानसभा जो यानी विधान परिषद के पढ़ रहे हैं अपन, तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य जो हैं वो मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं, यानी मंत्रिमंडल के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए कोई विधान परिषद का सदस्य अगर मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री उसको चाहे कि उसको भाई मंत्री बना, तो उसको यानी विधान परिषद के सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं, पहली कंडीशन। ठीक है, और दूसरा क्या कर सकते हैं? कार्यपालिका के रूप में जो मंत्री है, अगर मान कोई मंत्री है तो उन मंत्रियों में क्या कर सकते हैं? ये प्रश्नों द्वारा, उसी की तरह प्रश्नों द्वारा, वाद विवाद के माध्यम से क्या कर सकती है? उनसे सवाल क्वेश्चन कर सकती है, माध्यम से मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रख सकती है। किसके माध्यम से? प्रश्नों के माध्यम से वाद विवाद नियंत्रण रख सकती है। ठीक है भाई, नियंत्रण रख सकती है। अब आगे देखें। ठीक है, ये कार्य हो गया कार्यपालिका समिति, विधान परिषद के मंत्रिमंडल सदस्य हो सकते हैं, लेकिन आप एक बात और याद रखना कि उनको जो अविश्वास का प्रस्ताव है ये नहीं पारित कर सकती है। यानी अविश्वास का प्रस्ताव जो है, मैंने वहां पे बताया था, अविश्वास का प्रस्ताव जो है ये नहीं पारित कर सकती। कौन नहीं पारित कर सकती? विधान परिषद। ये यानी विधान मंत्रिमंडल को पदच्युत यानी पद से हटाने का अधिकार इसके पास नहीं, वो किसके पास है? सिर्फ विधानसभा के पास। ठीक है, अब तीसरा कार्य देखिए। तीसरा कार्य इसका आता है क्या? वित्त संबंधी कार्य। 2 कार्य हो गए, कार्यपालिका संबंधी, कानून निर्माण संबंधी, और तीसरा क्या है? वित्त संबंधी कार्य। देखिएगा, वित्त संबंधी कार्य। देखिए दोस्तों, वित्त संबंधी शक्ति भी कह सकते हैं, कार्य। ठीक है, देखिए वित्त संबंधी कार्य में क्या है कि अगर कोई विधेयक, जैसे कोई धन विधेयक आता है वित्त में, ठीक है, तो धन विधेयक अगर किस में आता है? धन विधेयक अगर विधान परिषद में आता है, धन विधेयक विधान परिषद में आता है, विधान परिषद में। देखिए मैंने बोला था कि भाई धन विधेयक को सबसे पहले किसमें प्रस्तुत किया जाएगा? विधानसभा में, और विधानसभा पास करके इसको धन विधेयक को विधान परिषद के पास भेज दे, तो विधान परिषद इस पे क्या कर सकती है? केवल इसको 14 दिन तक रोक सकती है। भाई क्या रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन तक रोक सकती है। अगर 14 दिन के बाद इस विधेयक को अगर पारित नहीं करती वो, तो यह पारित हुआ माना जाता है। यानी इसमें भी धन विधेयक के संबंध में सबसे ज्यादा अधिकार किसका है? विधानसभा के पास। केवल ये क्या कर सकती है? मात्र 14 दिन इसको धन विधेयक को जो रोक सकती है, कौन? विधान परिषद। यानी अब इन दोनों के शक्तियों के अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि ज्यादा शक्तियां किसके पास है? विधानसभा के पास। विधान परिषद के पास जो शक्ति है वो केवल नाम मात्र की शक्ति है। ठीक है, अब देखिए ये सब चीजें होगी, यानी विधान सभा और विधान परिषद को हमने विधान यानी व्यवस्थापिका के बारे में पूरा अपने अध्ययन कर लिया, इसकी शक्तियों, इनके कार्य के बारे में। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि राजस्थान का विधानमंडल, देखिए उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान का विधानमंडल। ठीक है, राजस्थान का विधानमंडल। देखिए दोस्तों, राजस्थान का जो विधानमंडल है यह अब तक कैसा है? एक सदनात्मक है। पहली बात, कैसा सदनात्मक है? एक सदनात्मक, यानी यहाँ पे
एक सदनात्मक है। एक सदनात्मक का मतलब है केवल यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा ही है। क्या है? विधानसभा है, विधानसभा है, ठीक है। और जो विधान परिषद है उसके लिए यहाँ की जो विधानसभा उसने अपने बहुमत से जो प्रस्ताव पास करके किसके पास भेज दिया? केंद्र या संसद के भेज दिया, और संसद के पास ये विचाराधीन है। यानी विधान परिषद के लिए क्या है? जो प्रस्ताव है, विधान परिषद का जो प्रस्ताव है कि भाई हमारे राज्य में विधान परिषद, वो प्रस्ताव जो है विचाराधीन है। किसके पास? विचाराधीन है, संसद के पास विचाराधीन है, ठीक है भाई, विचाराधीन है संसद के पास, ठीक है। किसके पास? संसद, यानी संसद जब इस पे मंजूरी दे देगी तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं? विधान परिषद का गठन कर सकते हैं। देखिए एक चीज और बता देता हूँ आपको कि विधानसभा के राज्यों की सदस्य संख्या है, यानी विधानसभा के सदस्य राजस्थान में कितने हैं? 200। कितने सदस्य भाई? 200 सदस्य, ठीक है, विधानसभा में। और राज्यसभा में यहाँ के सदस्य 10 सदस्य चुन के भेजे जाते हैं। किसमें? राज्यसभा में। और लोकसभा में यहाँ के 25 सदस्य चुन के जाते हैं। किसके? लोकसभा के, यानी विधानसभा के 200 सदस्य, लोकसभा के 10, और लोकसभा के 25 और राज्यसभा के 10 सदस्य। देखिए दोस्तों, मैंने जो पूरा था यानी व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ा दिया। अब अपन आगे वाले वीडियो में कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्य सरकार अपना धीरे धीरे टॉपिक चल रहा है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।